अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इन्वेंट्री के टॉपिक के हवाले से थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, लाइक एफओबी, द शिपिंग पॉइंट, एफओबी डेस्टिनेशन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एज वेल। गुड्स इन ट्रांजिट होगी तो वो किस पे ऑनरशिप किसके पास होगी, बायर के पास या सेलर के पास। जैसे बोर्ड पे, ट्रक पे, ट्रेन पे, शिप पे, प्लेन पे, कभी भी मतलब जिस पे भी हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं गुड, जो हमारे लिए सूटेबल हो, जो प्राइस के हिसाब से भी सूटेबल हो और हमें रूट भी वो सूटेबल हो। या हम चाहते हैं कि हमारा मतलब बाय रोड हम शिपिंग करना चाहते हैं, बाय सी, बाय एयर, इट्स डिपेंड अपॉन अस। लाइकवाइज अगर हम बाय सी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीप जिस पे फेयर लगता है शिपमेंट पे, तो वो बाय सी होता है। बाय रोड पे मतलब मिडल होता है, ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा हाई होता है, नॉर्मल। जो मतलब ट्रेन के थ्रू हो सकती है, ट्रक के थ्रू हो सकती है, जितना सामान होगा उसके हिसाब से हम वो व्हीकल चूज़ करते हैं। देन प्लेन जो है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है और शॉर्ट लगेज वो कैरी करता है। बट अगर बात की जाए सी की ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल कैरी करते हैं। लाइक जैसे अगर हमें पेट्रोल मंगवाना है बाहर से, सारे हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं होता तो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो जो बाहर से मंगवाते हैं तो वो हम बाय प्लेन नहीं मंगवा सकते। एक तो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, दूसरा ये कि जो है ना प्लेन जो होता है ना वो एक लिमिटेड वेट कैरी कर सकता है। और अगर इसके बरक्स शिप की बात की तो शिप अच्छा खासा मतलब वेट कैरी कर लेती है बड़े आराम से, और उसका जो प्राइस जो फेयर होता है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, चीपेस्ट जो फेयर के लिए वो होता है। चलते हैं कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मतलब डेट दी हुई है, एक्सप्लेनेशन और यूनिट्स कोस्ट और टोटल कोस्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1 जनवरी को इतनी पड़ी थी 100 यूनिट्स की। दैन परचेजेस थे हमारे पास 200, 300, 400 के, हमने परचेजेस किए अप्रैल में, अगस्त में, नवंबर में। यूनिट की कॉस्ट पे लिखी हुई है, टोटल कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट आ जाएगी। न्यू दी हुई है हमारे पास तो हमें नीड नहीं है। देन कह रहा है टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कितने यूनिट्स हमारे पास हैं सेल करने के लिए, 1000। देन कह रहा है यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 450। यूनिट सोल्ड कितने हो गए हमारे पास, 550, मतलब एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास अभी रिमेनिंग कितनी पड़ी है, 450 यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग पड़े हैं। अब 3 तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है फीफो, लीफो, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1000 है हमारे पास। अब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। बिगनिंग फर्स्ट है, ये हमारी पहले पड़ी हुई थी तो पहले ये जाएगी, सही है, 100 यूनिट्स की। देन सेकंड परचेजेस है अप्रैल 15 की, तो ये सेकंड ये हमारे पास पड़ी तो ये जाएगी। ये कितने हो गए, 300 यूनिट्स हो गए। दैन अगस्त 24 को परचेजेस थी 300, हमने सारे 500 सेल कर दिए, तो 200, 300 और ये 300 पहले पहले वाली यूनिट हो गए, 200 और 100, 300। देन 300 और प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, 600। 600 यूनिट्स नहीं चाहिए हमें, कितने यूनिट्स चाहिए, 550, तो 600 नहीं चाहिए हमें। तो मतलब एंडिंग हमारी कितनी है, 450 है, और जो सेल की हमने यूनिट्स वो कितने हैं, 550। तो ऊपर वाला सबसे पहले जो है 100 यूनिट सेल हो गए होंगे, देन 200 यूनिट सेल होंगे। तो जो 300 है ना वो 300 पूरे नहीं सेल हुए होंगे, इसमें से 250 यूनिट सेल आउट हो गए हैं और 50 यूनिट इसमें से बाकी है, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा है ना 24 अगस्त का 50 यूनिट्स बचे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से। देन नवंबर 27 400 यूनिट्स हैं 13 रुपये के हिसाब से। अब इनको 400 को मल्टीप्लाई करोगी 13 करेंगे तो 13 से, तो 5200 आएगा, और मतलब टोटल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू इज टोटल कॉस्ट। देन इन दोनों को आप टोटल कॉस्ट को प्लस करेंगे, 5200 प्लस 600 तो कितने जाएंगे, 5800। ये हो गई हमारी टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, और टोटल यूनिट्स कितने हमारे पास बचे हैं, 450। अब क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हमारे पास कितने थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये 12000 थे। इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 5800, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल कितनी आ जाएगी, 6200। मतलब यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल आ जाएगी। अगर हमारे पास जैसे एंडिंग इन्वेंट्री, अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल होती तो कैसे एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल, तो आ जाती है एंडिंग इन्वेंट्री।
और अगर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होता तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे फाइंड आउट करते, एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर देते तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती। ठीक है, बस घुमाते रहना चीज़ों को। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले जो था वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, अब क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आखिर में आएगा वो पहले जाएगा। तो अब एक्सप्लेनेशन पे देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल यूनिट्स कितने थे हमारे पास, 1000 यूनिट्स थे, इसकी कॉस्ट क्या थी 12,000। ठीक है, अब एंडिंग इन्वेंट्री तो हमें पता है ना, एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कितने हैं हमारे पास 450। हमें क्या कॉस्ट मालूम करनी है, वो कॉस्ट कितनी है, तो जो आखिर में आएगा वो पहले जाएगा। तो 550 यूनिट सेल हो गए, सोल्ड हो गए। तो जो नीचे से परचेज किया नवंबर 27 को ना 400 यूनिट्स, तो उसमें से 400 यूनिट्स पूरे सेल हो गए होंगे। देन 550 में से 400 माइनस करो, कितने बचेंगे 150। तो जो ये अगस्त 24 की जो परचेजेस हैं हमारी, उसमें से हमने कितने माइनस किए होंगे 150, मतलब 150 सेल आउट हो गए होंगे और 150 यूनिट्स अभी इन्वेंट्री में मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब ऊपर से चलते हैं। तो जनवरी 1 लिखेंगे 100 यूनिट्स से, क्योंकि ये पड़ा है हमारे पास अभी, और अप्रैल 15 का भी 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, और 24 अगस्त के 150 यूनिट्स माइनस सेल आउट हो गए और 150 यूनिट्स इन्वेंट्री में मौजूद है, मतलब एंडिंग इन्वेंट्री में मौजूद है, तो 150 यूनिट्स ये लिखे। अब इनके कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, 11 और 12। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 5000। यहाँ पे कितने लास्ट इन फर्स्ट आउट में लिफो में कितने आ रही है एंडिंग इन्वेंट्री 5000, और फीफो में कितनी आ रही थी हमारे पास 5800। ठीक है, फीफो में एंडिंग इन्वेंट्री बड़ी होती है और लिफो में हमेशा छोटी होती है, और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उल्टा होता है। अगर एंडिंग इन्वेंट्री बड़ी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड छोटी होगी, और एंडिंग इन्वेंट्री छोटी होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़ी होगी। यहाँ पे बड़ी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ की छोटी होगी, और यहाँ पे छोटी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी हमारे पास 12,000, इसमें से 5,000 हमारी एंडिंग इन्वेंट्री हो गई, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 7,000। देन अब फीफो हो गया, मतलब पहले जो आएगा वो पहले जाएगा। लिफो क्या होता है, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा। देन अब आ जाते हैं वेटेड एवरेज मेथड। अब आ जाते हैं एफओबी शिपिंग पॉइंट पे। एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन। एफओबी शिपिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, मतलब ट्रांजेक्शन से पहले, कैरियर से पहले ही जो ऑनरशिप है वो किसके पास चली जाती है, बायर के पास। यहाँ लिखा हुआ ये ऑनरशिप पासेस टू बायर हेयर। देन अगर हम इसकी बात करें सेलर एफओबी डेस्टिनेशन की, तो इसमें क्या होती है, जो ऑनरशिप होती है वो पासिस कहाँ होती है, जब शिपिंग हो जाती है तब बायर के पास ऑनरशिप आती है। इससे पहले किसकी ऑनरशिप होती है, सेलर की। अगर नुकसान होगा कोई प्रोडक्ट पे तो किसका नुकसान होगा, सेलर का। अगर यहाँ पे बात की जाए एफओबी शिपिंग पॉइंट पे, तो उस पर जो नुकसान होता है वो किसका होता है, अगर नुकसान होगा तो बायर का होगा। एट द टाइम ऑफ फेलियर को नुकसान हो गया ट्रांजिट पे, वैसे तो इंश्योरेंस वगैरह इनकी भी होती है। उसके बाद बात करते हैं कंसाइन गुड्स। कंसाइन गुड वो गुड्स होती हैं जैसे मैं कंपनी हूँ, मैं अपनी कोई प्रोडक्ट देना सेल आउट करना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि उसकी पोजीशन उसके पास ना हो, मेरे पास हो, मतलब वो मुझे सेल करके दे, तो उसे कंसाइन गुड कहते हैं। मतलब मैंने अपनी प्रोडक्ट किसी को बेचने के लिए दी है, जैसे मैंने अपनी कार किसी और को बेचने के लिए दी है, वो सेल आउट कर रहा है, तो वो जो आदमी है जिसको मैंने दी है, ऑनरशिप किसके नाम पे है, मेरे नाम पे है, उसके नाम पे नहीं है, वो इसके लिए कंसाइन गुड होगी जिसको मैंने सेल आउट करने के लिए दी है। तो ऑनरशिप किसकी है, मेरी है, सेल आउट करके मुझे देगा वो कैश, अपना वो प्रॉफिट वगैरह जो होगा वो रखेगा जरूर। ठीक है, मतलब सारी इन्वेंट्री को सबसे पहले टोटल करके उनका एवरेज निकालेंगे। लाइक वाइज ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मेरे पास टोटल यूनिट की कॉस्ट कितनी है 12,000, देन इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे निकाल के भी दिया हुआ है 12। ठीक है, 12,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मतलब ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है हमारे पास। तो टोटल अमाउंट और जितने यूनिट्स होंगे उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी पूरी इन टोटल इन्वेंट्री की। दैन हमारे पास अब 550 यूनिट हमारे सेल आउट हो गए, 450 यूनिट्स हमारी इन्वेंट्री में मौजूद है। ठीक है, तो 450 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आ जाएंगे 5400। दैट्स इट, बहुत आसान है ये। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी 12,000, अब एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 5400, तो आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है, अगर डायरेक्टली अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना हो ना वेटेड एवरेज मेथड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 450 यूनिट्स हमारी एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी थी
और हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब जो यूनिट सोल्ड हो गए उसकी, वो कितने यूनिट्स थे हमारे पास, 550। तो 550 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट 6600 आ जाएगा। सही, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, नो इशू। देखिए पिक्चर से शो भी करके दिखाया है, 12,000 टोटल इन टोटल अमाउंट थे और 1,000 यूनिट थे। इसमें से 450 यूनिट हमारी एंडिंग इन्वेंट्री मतलब हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। और ये गाड़ी है, ट्रक है, ये किसको शो करता है कि ये ट्रांजिट में जा चुकी है, मतलब सेल हो चुकी है ये, ठीक है। उन्हें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी पढ़ा होगा और डेज भी पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते थे, जो हमारी क्रेडिट सेल होती थी उसको डिवाइड करते थे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता था एवरेज, सॉरी, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देन अगर हमें डेज भी फाइंड आउट करने थे रेशियो, तो हम क्या करते थे, 365 डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आ जाता था हमारे पास डेज इन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री का काम है। इन्वेंट्री को क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो अगर हमारी इन्वेंट्री का स्टॉक है, अगर हमारा कम हो रहा है तो क्या इसका क्या मतलब होगा, सेल हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन नीचे डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है। देन इसके बाद डेज इन इन्वेंट्री में भी यही है, 365 डिवाइडेड बाय जो इसका आंसर आएगा वो नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास पता चल जाएगा कितने दिन में हमारी इन्वेंट्री मतलब सेल आउट होती है, और कितने टाइम मतलब कितनी बार सेल आउट होती है, कितने दिन में सेल आउट होती है, ये बताता है। डेट्स इट। ये तो मतलब क्या वही ना। और एवरेज इन्वेंट्री भी सेम, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री, अगर हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री ना दिया हो क्वेश्चन में तो। एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखें। सबसे पहले तो ऊपर दिया हुआ है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऊपर सामने लिखा हुआ भी है। और एवरेज इन्वेंट्री देखो यहाँ पे नहीं दी, तो इससे क्या किया, ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 8.8 टाइम्स। देन डेज इन इन्वेंट्री, अब मतलब 8 टाइम्स मतलब सेल आउट हुई है। देन कितने कितने दिन में, 41.5 डेज में, वही 365 डिवाइडेड बाय 8.8, तो 41.5 डेज में सेल आउट हो गई मतलब इन्वेंट्री। मतलब ये कितनी बार मतलब कितनी बार हमने सेल आउट की, कितने दिनों में सेल आउट की, मतलब एवरेज लगाना होता है हमें। इस तरह से 2008, 2009, 2009 का इस तरह से दिया हुआ है। इन्वेंट्री सिस्टम तो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।